नमस्कार मित्रों, ये है नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आईएएस मुख्य परीक्षा या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पत्रों को टॉपिक और सिलेबस के अनुसार कैसे समझा जाए जिससे हमारी तैयारी सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमने एक सीरीज आरंभ की है। क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 और क्वेश्चन पेपर 3 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस किए जा चुके हैं, उनको अपलोड किया जा चुका है। आप वहां से उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि कितना लेवल आपकी तैयारी का आ चुका है। जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, और जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिन्होंने आईएएस मेंस एग्जाम लिखा है, दोनों के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनको देख करके आप अपनी तैयारी की गुणवत्ता को जांच सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर 4, जिसे एथिक्स और इंटीग्रिटी, नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा के नाम से जाना जाता है, तो आज हम समझेंगे कि आखिर इसका सिलेबस यूपीएससी ने किस प्रकार बनाया है और इसको पूरी तरह से कैसे तैयार किया जाए जिससे ये हाई स्कोरिंग हो सके। आईएएस मेंस एग्जाम में जीएस के एक पेपर को हम ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से 20 दिन में कवर करते हैं, तो देन आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं केवल अभी जयपुर सेंटर पर, और 3 से 4 महीने में जीएस के सभी क्वेश्चन पेपर और ऐसे राइटिंग जो पेपर्स है वो आपको तैयार करके देते हैं। हमारे के इंटेंसिव क्लासरूम प्रोग्राम होता है, उसके अनुसार ही आपको कार्य करना होता है। तो जब भी आपको समय मिले और आपको लगता है कि 5 से 6 महीने में आईएएस मेंस एग्जाम क्रैक करना है, आपको इसको क्लियर करना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस। आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 4 का यूपीएससी ने सिलेबस किस प्रकार से बनाया है, इसको अच्छे से कवर करने के लिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला इसका पार्ट है नीति शास्त्र यानी एथिक्स। नीति शास्त्र, एथिक्स, इसमें यूपीएससी ने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। उन टॉपिक्स को हमें कैसे समझना है, उनको तैयार करने के लिए कितना कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, कितनी गाइडेंस की हमको आवश्यकता रहेगी। दूसरा पार्ट है इसका केस स्टडीज, केस स्टडी, और तीसरा पार्ट है कोटेशंस, अवतरण। कुछ विद्वानों के, दार्शनिकों के, राजनेताओं के, वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को एथिकल स्टेटमेंट माना जाता है और वो समाज के लिए, प्रशासन दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। तो जीएस पेपर 4 को 3 भागों में डिवाइड किया है यूपीएससी ने। नीति शास्त्र के अंतर्गत जितने टॉपिक दिए हुए हैं, इनका वेटेज लगभग 100 मार्क्स का है। 100 अंक के क्वेश्चन अभी यूपीएससी यहां से पूछ रहा है, और केस स्टडीज में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इनके ऑप्शन होते हैं ए और बी। इसको अंक के अनुसार महत्व दिया गया है, लगभग 120 अंक। और अवतरण यानी कोटेशंस को वेटेज दिया गया है 30 से 40 अंक का। ये वेरिएशन है, कई बार इसमें ए बी सी 3 ही ऑप्शन होते हैं, कई बार इसमें डी ऑप्शन भी आ जाता है, तो यूपीएससी पे डिपेंड करता है। तो टोटल जीएस पेपर 4 या जीएस का प्रत्येक क्वेश्चन पेपर अभी आईएएस मेंस एग्जाम में 250 अंक का होता है, 250 मार्क्स, और इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है। 150 से लेकर के 200 और 250 शब्दों की सीमा में आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। बाकी यूपीएससी कुछ सालों में इस पैटर्न को थोड़ा चेंज करता रहता है। मेनली
150 शब्द और 250 शब्द में ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जब आप पेपर को तैयार करें, जीएस के किसी भी क्वेश्चन पेपर को या ऑप्शनल पेपर को जब आप तैयार कर रहे हैं तो पहले आप उसको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद एक एक सेगमेंट को लो और एक एक सेगमेंट को पूरी तरह से तैयार करो। पूरी तरह से तैयार करने का अर्थ होता है कि जो टॉपिक्स आपने लिख लिए उसके लिए पहले अपने पास स्टडी मटेरियल्स आपके स्टडी रूम में होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझिए, कहीं से भी आप हेल्प लीजिए। और फिर जैसे आपका एक सेगमेंट पूरा हो गया उसके बाद फिर आप आईएएस मेंस एग्जाम के जीएस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले 8 से 10 सालों के, और उनमें देखिए कि इस वाले सेगमेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और क्या उन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरी कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी तैयारी राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर और ऑप्शनल को इस तरीके से क्लासीफाइड करके तैयारी करते हैं तो गारंटीड विद इन ईयर, 1 साल के भीतर आप आईएएस मेंस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो नीति शास्त्र वाला जो सेक्शन हमने बनाया है इसमें 6 से 7 टॉपिक यूपीएससी ने मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें मेंशन किया है वो है नीति शास्त्र और मानवीय संबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब देखिए पहला वाला जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको आप तभी हल कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब आपको इसका लिटरल मीनिंग पता हो। अगर आपको यह समझ में आ गया है कि नीति शास्त्र है क्या, नीति शास्त्र में हमें क्या करना होता है, तब फिर आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी है। तो एक लाइन में समझना है कि नीति शास्त्र एक ऐसी ब्रांच है, दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो यह निर्धारित करती है कि मनुष्य का, मानव का या किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी कार्य किस आधार पर सही या गलत माना जाता है। तो कौन सा कार्य सही है, राइट, कौन सा गलत है, रॉन्ग, या उचित है, अनुचित है, इसको निर्धारित करने के लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं उस मापदंड बनाने वाले साइंस को हम कहते हैं एथिक्स यानी नीति शास्त्र। तो देन नीति शास्त्र कुछ मापदंडों को लेकर के खड़ा हुआ है और उन मापदंडों के आधार पर हमें मानव के प्रत्येक कार्य का, उसके एक्शन का, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णयों का आकलन करना होता है कि ये जो निर्णय लिया गया है एथिक्स के अनुसार ये निर्णय सही लिया गया है या फिर निजी हित में व्यक्तिगत लाभ के लिए एथिक्स से विचलन दर्शाते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो एथिक्स ऐसे मापदंड बनाता है जो मनुष्य के कार्यों को उचित, अनुचित, सही या गलत सिद्ध करते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं फिर बाकी सभी सेक्शंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। तो मानवीय संबंधों में नीति शास्त्र का प्रयोग क्यों जरूरी है और कैसे किया जाए, अभी हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो नीति शास्त्र को मुख्यतः तो इसको मानवीय संबंधों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जब मानवीय संबंधों में इसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई उसके बाद एथिक्स का प्रयोग हमने प्रशासन क्षेत्र में किया, लोक प्रशासन में किया, और अब इसका प्रयोग एनवायरमेंटल इश्यूज में, पर्यावरणीय मुद्दों में, सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका मूल्यांकन आज हम एथिक्स के आधार पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए एथिक्स का जो स्कोप है ये बहुत ज्यादा व्यापक बन चुका है। तो एथिक्स और मानवीय संबंधों का हम अध्ययन विभिन्न डायमेंशंस के तहत अभी करेंगे। फिर एक टॉपिक इसमें यह लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के बुनियादी मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज, बुनियादी मूल्य किसके, मानव जीवन के और सार्वजनिक जीवन के, पब्लिक लाइफ के। यानी जब हम फंडामेंटल वैल्यूज को जान लेते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज ऐसे वैल्यूज होते हैं जिसके ऊपर बाकी सुपर स्ट्रक्चर आधारित संरचना बनाई जाती है।
अगर फंडामेंटल वैल्यू स्ट्रांग है, मजबूत है बुनियादी मूल्य, तो उसको ऊपर बनाएगी इमारत मजबूत रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी, टिकाऊ रहेगी। और अगर बुनियादी मूल्य कमजोर है तो निश्चित रूप से वो चीज उतनी मजबूत नहीं रह पाएगी। तो सिलेबस में यूपीएससी बता रहा है कि सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य फंडामेंटल वैल्यूज क्या हैं। तो 3 फंडामेंटल वैल्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे: सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, नॉन पार्टिसेनशिप, अपक्षपातीयता, और ट्रांसपेरेंसी। या ट्रांसपेरेंसी को हम कई अन्य पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं। और इन बुनियादी मूल्यों के आधार पर फिर आगे यूपीएससी लिख रहा है सिविल सर्विस वैल्यू, यानी सिविल सेवा के मूल्य। बुनियादी मूल्य से हम सिविल सेवा के मूल्यों को निगमित करते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। और इसके बाद फिर उसमें बताया गया है ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य और सिविल सेवा के मूल्यों में पूरी तरह से संबंध नहीं है, दोनों का स्कोप ज्यादातर मामलों में अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु आएंगे जहां पर हम मानवीय मूल्यों को सिविल सेवा के मूल्यों से जोड़ सकते हैं। फिर यूपीएससी आगे इसमें बता रहा है कि सिविल सेवा में या एक सिविल सेवक को अपने कार्यों के, अपने कर्तव्यों के संपादन हेतु एटीट्यूड, अभिवृत्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। तो अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड यह एप्टीट्यूड से अलग होता है। तो हम एटीट्यूड के विभिन्न पक्षों को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यूपीएससी ने इसमें यह भी लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञता या बुद्धि, इसका प्रयोग एक सिविल सेवक को, एक नौकरशाह को विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए किस प्रकार करना चाहिए। कि इमोशनल इंटेलिजेंस के विभिन्न कंपोनेंट्स क्या हैं। बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के अगर आप निर्णय लेते हो तो उसका सकारात्मक परिणाम उतना नहीं आता है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा यूपीएससी ने कुछ और भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एथिक्स का प्रयोग कैसे किया जाए। यानी भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अमेरिका और भारत और रूस, अगर हम इन द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन करें तो हमें इनमें एथिकल इश्यूज को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विदेशी संबंधों में नीति शास्त्र अब एसेंशियल हो गया है। उसके ग्राउंड पर ही इन संबंधों को हम ज्यादा मैत्रीपूर्ण और स्थायी बना सकते हैं। और लास्ट में फिर आपको एक पॉइंट और देखना है इसमें कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों और थिंकर्स, चिंतकों ने, जिसमें भारतीय चिंतक और पश्चिमी चिंतक दोनों हैं, जो कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए, उनके स्टेटमेंटों में ऐसी कौन सी उपयोगिता है जो आज हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और प्रशासनिक क्षेत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो उन विद्वानों और चिंतकों के उन विचारों का हम अध्ययन करेंगे और उनको हम प्रशासनिक सेवा की क्वालिटी से लिंक करेंगे कि इस विद्वान ने हजारों साल पहले जो बात कही थी वो आज भी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है। इस प्रकार से यूपीएससी ने इसमें कुछ टॉपिक्स को डिसाइड किया हुआ है। अब आपको सेकंड पार्ट पर जाना है, केस स्टडीज। तो केस स्टडीज से कम 250 में से 120 अंक के क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। केस स्टडीज को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको नीति शास्त्र के सभी टॉपिक समझ में आ गए। अगर आपको क्लियरली ये समझ में आ गया है तो आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे। और ये आपके कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, क्लियरिटी नहीं है, तो केस स्टडी आपकी कमजोर आएगी, आप कितना ही पढ़ लो। क्यों? क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि केस स्टडीज इन सभी टॉपिक से संबंधित होंगी। ये जो टॉपिक्स दिए गए इसी के आधार पर कोई एक घटना को उसने केस स्टडी बनाकर सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है। तो केस स्टडी परिणाम है इन एथिकल इश्यूज का, और इनको आपको समझना है। इनके मामले में निर्णय कैसे लिया जाता है,
फिर हम केस स्टडीज को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले एक आर्टिकल्स आपको दिया जाएगा करीब 150 से 200 शब्द का, तो आप उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद प्राइमा फेसी आपको ये पता करना है कि ये जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है इसमें इस प्रकार का एथिकल इश्यूज जुड़ा हुआ है, यानी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने इस मामले में इस प्रकार की मिस्टेक की है और उसके संज्ञान में कोई मामला लाया गया है, तो देन उसको यहां पर किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। तो इसका आंसर लिखने से पहले आपको इसका एक टाइटल्स बनाना होता है, शीर्षक लिखना होता है, और फिर सेकंड पार्ट में आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिखाना होता है कि अब आप इस मामले में किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। उदाहरण के लिए आप आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं और जिला कलेक्टर या एसपी के पद पर अभी तैनात हैं और आपके सामने केस स्टडी आती है, यानी आपके डिपार्टमेंट में, आपके विभाग में कोई अधीनस्थ अधिकारी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसके कारण प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करनी है और इसमें एक केस स्टडी बनानी है ताकि भविष्य में कोई ऐसा अधीनस्थ अधिकारी गलती ना करे और समाज और लोगों के हितों के खिलाफ कार्य ना हो सके। तो जैसे ही आप एक्शन लेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ऐसी स्थिति में वो अधीनस्थ अधिकारी अपने लाइजन का प्रयोग करेगा, किसी राजनेता से, मंत्री से, सांसद से, विधायक से, किसी बिजनेसमैन से आपका कांटेक्ट कराएगा, आपको फोन कॉल कराएगा और ऐसी स्थिति में वो आपकी इस कार्रवाई को प्रभावित करेगा। तो देन अगर आप प्रभावित हो जाते हैं उस कार्रवाई से, तो फिर आपकी केस स्टडी वीक है और आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। और उस पद पर रहते हुए अगर आप उस अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार रखते हैं, सस्पेंड, तो आप इमीडिएटली सस्पेंड करने के बारे में लिखो कि इसका कार्य इतना अधिक था क्योंकि उस कार्य की जो महत्ता थी वह प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी और इस अधिकारी ने जानबूझ करके लापरवाही की है निजी हित में, इसलिए इसको सस्पेंड करना आवश्यक है। अगर आप उसको बर्खास्त कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो टर्मिनेशन के नैतिक नियम का पालन कीजिए कि उस व्यक्ति को एक बार अपना पक्ष रखने के लिए ऑफिस में बुला करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, फिर उसकी बर्खास्तगी का डिसीजन लो। अगर आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते, आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो फिर अपनी कोर्स ऑफ एक्शन में, कार्रवाई में लिखो, ऊपर के अधिकारी को, अपने सीनियर मोस्ट ऑफिसर को लिखो कि मैंने अपनी जांच में पाया है कि ये व्यक्ति गलत है, अपने निजी हित में इसने इस कार्य को किया है, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई इसके खिलाफ की जानी चाहिए। तो केस स्टडी बनाते समय आपके ये सभी टॉपिक्स की जांच होती है, यानी जैसे ही आप एक्शन ले रहे हैं और आपको समझ में आया कि मंत्री साहब का फोन आ गया, तो ऐसी स्थिति में इसमें कहा गया फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस। तो बुनियादी मूल्य क्या है? इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को प्रभावित कर रहा है कोई फोन कॉल्स आपको, तो अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो ऐसी स्थिति में आपका एथिक्स वाला पार्ट वीक माना जाएगा और फिर आप एक ऑनेस्ट, ईमानदार अफसर नहीं कहलाएंगे, तो आप समाज और राष्ट्र के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है, निष्कर्ष लिखना होता है कि मैंने सिविल सर्वेंट होते हुए और पूरी तरह से करेज ऑफ कन्विक्शन का प्रयोग करते हुए डिसीजन लिया है और इस पद पर रहते हुए जो अधिकार शक्ति मुझे दी गई थी अपने अधिकारियों को, सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करने के लिए, उनका मैंने बखूबी प्रयोग किया है। इस प्रकार से आपको केस स्टडीज बनानी होती हैं, तभी इस पर अंक आते हैं। जब तक आप इन आर्टिकल्स को इन मूल्यों के साथ जोड़ करके नहीं लिखेंगे कि इसमें कोई फंडामेंटल वैल्यूज का मैटर है, सिविल सर्विस वैल्यूज का, या इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई मामला छिपा हुआ है, या फिर यहां पर कोई हाई एटीट्यूड का प्रयोग करना चाहिए था, तब तक आपको केस स्टडीज में अच्छे अंक नहीं देगा। और तीसरा पार्ट है कोटेशन यानी अवतरण। ये कोटेशन का आंसर भी आप तभी अच्छा लिख सकते हो जब आपका एथिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी विद्वान ने, वैज्ञानिक ने या किसी दार्शनिक ने कोई स्टेटमेंट दिया तो देन उसके स्टेटमेंट को हमें प्रशासनिक और सामाजिक मामलों में जस्टिफाइड करना होता है। उदाहरण के लिए भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो अब दुनिया में नहीं है, तो अब्दुल कलाम ने जो स्टेटमेंट दिए उनके स्टेटमेंट की महत्ता आज भी बनी हुई है। जैसे उनका एक प्रमुख स्टेटमेंट जो पूछा गया है यूपीएससी ने
अगर आप भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते हैं, सुंदर दिमाग वाला देश बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 3 सामाजिक सदस्यों की आवश्यकता है। और ये 3 सामाजिक सदस्य हैं माता, पिता और शिक्षक। अब ये कलाम साहब का स्टेटमेंट हुआ। अब इस स्टेटमेंट का एक तो सोशल एस्पेक्ट आपको बताना है और दूसरा बताना है फिर आपको इसमें इसका एडमिन अप्रोच, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप इस स्टेटमेंट में सिद्ध कर देंगे कि कलाम साहब का स्टेटमेंट एक व्यक्ति को अच्छा प्रशासक बना सकता है यदि माता पिता और शिक्षक ने उसके बुनियादी मूल्यों को सही तरीके से मैनेज किया है, उसमें समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव, निष्पक्षता और पारदर्शिता, कमिटमेंट, करेज और कन्विक्शन उसकी पर्सनैलिटी में अगर डालें तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति आगे जाकर जब अफसर बनेगा या समाज में कोई महत्वपूर्ण पद पर जाएगा तब यह समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी व्यक्ति रहेगा। तो किसी भी ग्रेट पर्सन के स्टेटमेंट को, कोटेशन को जब तक आप इनसे लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सेकंड, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण दार्शनिक, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से दार्शनिक भी हैं। उनके कई स्टेटमेंट हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले वर्षों में। एक स्टेटमेंट जो वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। यानी गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। अब आपको इसमें एथिकल वैल्यूज को ढूंढना है, हमें इसको कौन से टॉपिक से रिलेट करना है। तो इसमें एथिकल वैल्यू यही बता रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको जो सुविधाएं और वेतन सरकार प्रदान करती है उससे आपको संतोष रखना चाहिए। चूंकि हम उससे ज्यादा लालच करते हैं इसलिए अपने आप को भ्रष्टाचार में धकेल देते हैं और समाज और राष्ट्र और लोगों के खिलाफ कार्य करते हैं। तो जैसे ही आप फाउंडेशनल वैल्यू से इसको जोड़ देंगे तब आपके आंसर की क्वालिटी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसी प्रकार किसी बड़े राजनेता का अगर आप स्टेटमेंट लें तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके कई स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ चुका है। जैसे वो कहते हैं कि संकट विपत्ति के समय हर व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता, अपनी लाइफ को मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति के चरित्र को जांचना हो कि ये किस कैरेक्टर का व्यक्ति है तब आप उसको अधिकार और शक्ति दे दो, क्योंकि जैसे उसके पास अधिकार और शक्ति आ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि अब ये व्यक्ति अपने निजी जीवन में अलग प्रकार का, सार्वजनिक जीवन में अलग प्रकार का है। तो अब्राहम लिंकन का ये जो स्टेटमेंट है आपको एक सिविल सर्वेंट की पर्सनैलिटी से जोड़ना है कि सभी सिविल सेवक दावा करते हैं कि हम समाज राष्ट्र की सेवा में संलग्न हैं, लेकिन ज्यादातर सिविल सेवक गलत कार्यों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। वे समाज और राष्ट्र की सेवा के भाव को बैकफुट पर धकेल रहे हैं और अपने निजी हितों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तभी तो भारत उतनी उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो अब्राहम लिंकन के स्टेटमेंट को आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार एक धर्मगुरु यानी दलाई लामा का अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहें तो उनका एक स्टेटमेंट जो पूछा गया है एग्जाम में वो ये कि किसी व्यक्ति की सफलता का आकलन कैसे किया जाता है। तो उनका कहना यह है कि अगर हमें किसी व्यक्ति की सफलता का, सक्सेस का आकलन करना हो तो ये इस आधार पर होना चाहिए कि उस सफलता को पाने के लिए उसने कितनी चीजों का त्याग किया है, कितनी चीजों को छोड़ दिया है। जबकि हम इसका मूल्यांकन अलग तरीके से करते हैं कि सफलता को पाने के लिए उसने कितनी सारी चीजों को बटोरा, कितनी सारी चीजों को इकट्ठा किया, उनको लगाया, जबकि दलाई लामा अलग तरीके से बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति समाज में, राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण स्थिति में लाखों लोग उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने निजी स्वार्थ को छोड़ दिया है, अपने निजी हितों का त्याग कर दिया है, समाज और राष्ट्र की सेवा के मूल्य को सर्वोपरि रखा है। तो एक सिविल सेवक जब बन जाता है तब उसे अपने निजी हितों को छोड़ देना चाहिए। अब उसके कंधों पर समाज और राष्ट्र की सेवा की जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए उसको इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए दलाई लामा के इस स्टेटमेंट को जस्टिफाइड करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो देन इस तरीके से अगर आप इन तीनों सेक्शन में लिंक स्थापित करते हैं तब आपके इस पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो बाकी के जो क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3 है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो देन आप उसको वहां से सुन लेंगे
बहुत डिटेल में उन सबको बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट है एथिक्स और इंटीग्रिटी। नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा से संबंधित कुछ डायमेंशंस को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको इस पेपर के बारे में एक अच्छी खासी समझ विकसित हो सके। नीति शास्त्र और दूसरा पार्ट है इसका इंटीग्रिटी अर्थात सत्यनिष्ठा। आप कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे तैयार करते हैं। सत्यनिष्ठा, जब आप एथिक्स वाले टॉपिक को तैयार करेंगे तो जब कभी आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करेंगे तो हम उस प्रकार का पूरा प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और एक इंटीग्रेटर प्रोग्राम होता है, उसमें तो कोई कंप्लेन नहीं होती। आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन से भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारी वैल्यूएबल फैसिलिटीज़ हैं जो हम आईएएस मेंस एग्जाम के लिए प्रोवाइड करते हैं। नीति शास्त्र वाले टॉपिक को आपको समझना है कि नीति शास्त्र के प्रेजेंट में डायमेंशंस कितने हैं, यानी नीति शास्त्र के जो आयाम हैं, डायमेंशन, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब इसको समझने के बाद फिर हम आगे वाले सेक्शन पर जा सकते हैं। तो 3 संदर्भों में नीति शास्त्र को, एथिक्स को स्टडी किया जाता है। एक मेटा एथिक्स, यानी मेटा एथिक्स, मेटा नीति शास्त्र या एथिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें मुख्यतः उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी कथन नैतिक किस आधार पर माना जाता है। आपको ये कथन नैतिक क्यों लग रहा है, नैतिक होने की क्या क्वालिटी है। विभिन्न जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उनका प्रयोग होता है प्रशासनिक क्षेत्र में, दैनिक जीवन में। उनके वास्तविक अर्थ क्या होते हैं, उनके रियल मीनिंग क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटा एथिक्स इन सभी बिंदुओं पर विचार करता है। दूसरा होता है नॉर्मेटिक एथिक्स, यानी नियामकीय नीति शास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, नियामकीय नीति शास्त्र। यानी नॉर्मेटिक्स जो एथिक्स है, ये आपके लिए नॉर्म्स बनाएगा कि किसी कार्य को अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये एथिक्स के अनुसार है, अगर आप इसके विपरीत करते हैं तो ये एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। तो नॉर्मेटिक एथिक्स। और तीसरा होता है अप्लाइड एथिक्स, यानी व्यावहारिक या प्रयोगात्मक, व्यावहारिक या प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। अप्लाइड एथिक्स से ही सिविल सर्विस एथिक्स का जन्म होता है। यानी नियामकीय नीति शास्त्र में जो नियम मापदंड बना दिए जाते हैं, जब उनको हम लागू करते हैं सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में, और जब सार्वजनिक जीवन में लागू किया जाता है तो उसी से सिविल सेवा में नीति शास्त्र का प्रयोग आरंभ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरस्तु ने एक और एथिक्स की चर्चा यहां पर की है। उनके अनुसार वर्चू एथिक्स, सद्गुण नीति शास्त्र, उनका यह कहना है कि व्यक्ति अगर अपने चरित्र में, सोच में, स्वभाव में सद्गुणी है, तब निश्चित रूप से 100% वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वह समाज राष्ट्र के हित में रहेगा, वो सही रहेगा, उचित होगा। अगर व्यक्ति वर्चुअस सद्गुणी है, और अगर व्यक्ति सद्गुणी नहीं है तो सुकरात, अरस्तु, इनके अनुसार उसका निर्णय समाज राष्ट्र के खिलाफ जाएगा। तो नीति शास्त्र का एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत डिटेल में है, हम इसको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में आगे जाकर के, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहां पर सिंपली ये हिंट कर रहा हूं। दूसरा पार्ट आपको इसमें यह समझना है कि नीति शास्त्र नैतिकता नहीं है, मोरालिटी। नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर होता है और दोनों में क्या संबंध है। नीति शास्त्र कानून नहीं है, लॉ, लेकिन कानून और नीति शास्त्र दोनों में कोई संबंध है। नीति शास्त्र और मूल्य, वैल्यूज, इन दोनों में भी कोई संबंध होता है।
तो देन नैतिकता, कानून और मूल्य, इन तीनों कंसेप्ट को आपको समझना होगा। और नीति शास्त्र ही एक ऐसा नैतिक दर्शन शास्त्र है जो नैतिकता, मोरालिटी, कानून और मूल्यों के विषयों को भी स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उनको अपने व्यापक चित्र के अंतर्गत शामिल करता है। इसलिए मोटे तौर पर याद रखना है कि नीति शास्त्र एक बड़ा विषय है, उसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। लेकिन नैतिकता विशेष मामलों में लागू होती है। इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि किसी कार्य को करने का सही तरीका, मैनर क्या है। अगर किसी कार्य को करने का कोई तरीका कहीं पर लिखा हुआ है, मनुष्य ने लिखा है, मानव द्वारा बनाई हुई संस्था, कोई संसद या विधानसभा ने बनाया है, तो उसके अनुसार ही आपको उस कार्य को करना चाहिए, तभी वो नैतिक है और ओवरऑल उसको हम एथिकल भी मानेंगे, नीति शास्त्र की दृष्टि से उपयोगी माना जाएगा। तो नैतिकता में हम आगे पढ़ते हैं संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान बनाने वालों ने भारत के लिए एक संविधान बनाया और उसमें लिखा हुआ है कि भारत के राजनेताओं को, केंद्र और राज्य की सरकारों को कौन सा कार्य करना है, उस कार्य को कैसे करना है और क्यों करना है। अगर आप इसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तब उसको संविधान के खिलाफ माना जाएगा। अगर जैसा संविधान बनाने वाले चाहते थे अगर आप वैसा करते हो तो वो आपकी संवैधानिक नैतिकता हुई, यानी आपका कमिटमेंट हुआ, संविधान के अनुरूप हम अपना शासन चला रहे हैं। तो कानून, मूल्य, नैतिकता, ये बहुत डिटेल कंसेप्ट हैं, इन पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों में अंतर होता है, संबंध भी होता है। नीति शास्त्र, कानून और मूल्य आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र काफी अलग अलग भी होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई एथिक्स का प्रयोग क्या राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, बिजनेस में, प्रोफेशनल्स में हो सकता है? यानी नीति शास्त्र और राजनीति, पॉलिटिक्स दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, दे डू नॉट गो टुगेदर। तो राजनीति और नीति शास्त्र क्या दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नीति शास्त्र पूरी तरह से राजनीति को डायरेक्ट करता है, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि राजनीति नीति शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि राजनीति हमेशा मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, मूल्य विहीन, बिना मूल्यों के की गई राजनीति समाज, राष्ट्र दोनों के लिए ही घातक है। तो क्या राजनीति और नीति शास्त्र दोनों साथ साथ चल सकते हैं? चल सकते हैं और हमेशा चलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा हमको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए समाज और राष्ट्र में कई प्रकार की समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं और महसूस की जाती हैं। तो इसके विभिन्न डायमेंशन पढ़े जाते हैं कि पॉलिटिकल एथिक्स क्या है। तो जब हम एथिक्स का प्रयोग राजनीति में करते हैं तो एक नई ब्रांच पैदा होती है, पॉलिटिकल एथिक्स, यानी राजनीतिक नीति शास्त्र, जो राजनीति में कार्य करने वाले नियामकों के लिए निर्धारित करती है कि आप कौन सी प्रक्रिया बना रहे हैं और उन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कौन कौन से कानून, नीतियां लाने वाले हैं। तो कानून और प्रक्रिया दोनों को हमें नीति शास्त्र के अनुसार रखना चाहिए, तभी राजनीति विज्ञान सही तरीके से कार्य कर सकता है। नीति शास्त्र मानव के आचरण को कैसे कंट्रोल करेगा? कानून मानव के आचरण को कंट्रोल करता है बाहरी रूप से। अगर आपने कानून के खिलाफ कार्य किया है, ट्रैफिक कानून का उल्लंघन किया है, तो तुरंत ही आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन नीति शास्त्र आपके अंदर जाकर आपके अंतर्मन के स्तर पर कार्य करता है और वो आपको बताता है कि हमें एक सभ्य नागरिक की तरह से राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए। तो अगर हम एथिक्स को कानून के साथ मिला देते हैं तब एक एथिकल व्यक्ति कानून का ज्यादा अच्छे तरीके से पालन करता है। ये कानून और एथिक्स में एक रिलेशन हो जाता है। तो कानून भी मानव आचरण को कंट्रोल करता है और एथिक्स भी करता है, लेकिन एथिक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है क्योंकि कानून बाहर से कंट्रोल करता है और बाहर से किया गया कंट्रोल स्थायी नहीं माना जाता है। इसी प्रकार एथिक्स किस प्रकार मानव के सामाजिक जीवन को, उसके सॉफ्ट कॉर्नर संस्कृति को और सामाजिक
सौहार्द को, सोशल हार्मनी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। एक पार्ट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा क्या होती है। सत्यनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ होता है कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए उस पद से जुड़े हुए कर्तव्यों को प्राथमिकता देना, यानी सार्वजनिक हित को हमेशा ऊपर रखना, निजी हित को नीचे रखना, यह है सत्यनिष्ठा। तो आप जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में, तो पद के साथ जो आपकी ड्यूटीज जुड़ी हुई हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा कैसे रख सकता है, इसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, तो ध्यान रखना है, सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक तत्व हैं इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, और नॉन पार्टीशनशिप, अपक्षपातीयता, और तीसरा स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा की भावना। अगर ये तीन तत्व आपके पास हैं तब आप निश्चित रूप से इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। तब कोई भी राजनेता, अधिकारी या कोई बड़ा उद्यमी आपको लालच दे करके या आप पर दबाव डाल करके, धमका करके काम नहीं करा सकता। अगर आप किसी भी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी अपने आप को पार्टिसिपेंट बना लेते हैं, उसमें कोई अपने लिए लाभ ढूंढ लेते हैं, तब इंटीग्रिटी कमजोर हो जाएगी। तो सत्यनिष्ठा के लिए ये आवश्यक तत्व माने गए हैं। और सत्यनिष्ठा इन आवश्यक तत्वों पर निर्भर होने के बावजूद ज्ञान या बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी को आधार मानकर चलती है। यानी ये तीनों तत्व आपकी पर्सनालिटी में हैं, लेकिन आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद की सभी ड्यूटीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो बिना ज्ञान के आपकी सत्यनिष्ठा कमजोर रहेगी, क्योंकि आपको उसके सारे डायमेंशंस नहीं पता है। इसलिए कोई भी अधिकारी, आपका सीनियर, आपको फंसा देगा और आपको उस कार्य करने के लिए बाउंड करेगा, अपनी तरफ से उसकी एक्सप्लेनेशन देगा और आप उसमें फंस जाएंगे और आगे जाके फिर आपको पनिश होना पड़ेगा। तो सत्यनिष्ठा इन तत्वों के अलावा जिस चीज के लिए रिक्वायर करती है वो है ज्ञान, यानी आपकी इंटेलिजेंसी, बौद्धिक क्षमता। तो बिना ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के सत्यनिष्ठा एकदम कमजोर मानी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत ज्यादा एनर्जी है कार्य करने की, कि मैं समाज राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी कार्य करना चाहता हूं, और दूसरा वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली भी है, यानी एनर्जी का लेवल भी उस व्यक्ति में काफी ज्यादा है, और ज्ञानी भी काफी है, वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन वो सत्यनिष्ठ नहीं है, यानी उसके पास सत्यनिष्ठा नहीं है, तब वह अपने ज्ञान और ऊर्जा, शक्ति का प्रयोग समाज और राष्ट्र के खिलाफ कर सकता है। जैसे भारत में जो लोग आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं, राष्ट्र विरोधी कार्यों में जो लोग संलग्न पाए जा रहे हैं, जो लोग तस्करी कर रहे हैं मनुष्य की, जानवरों की, हथियारों की, तो ये बड़े ही इंटेलिजेंट लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इनमें एनर्जी, स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन इनकी सत्यनिष्ठा कमजोर है। इसलिए समाज और राष्ट्र की सेवा के भाव को सेकेंडरी मान करके उसको बैकफुट पर धकेल करके और निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो सत्यनिष्ठा के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ज्ञान। और अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, शक्ति है और सत्यनिष्ठा नहीं है, तो फिर वह समाज, राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानी जाती है। सत्यनिष्ठा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है सापेक्ष और दूसरा होता है निरपेक्ष। सापेक्ष सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि आप समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों के साथ समझौता करते हैं। आवश्यक होने पर आप अपनी ईमानदारी को कमजोर कर लेते हैं। तो जैसे ही सापेक्ष सत्यनिष्ठा की बात की जाती है, इसका मतलब कभी कभार समय आने पर आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, वाकई आप सार्वजनिक जीवन में दिखावा करते हैं कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी अपने पद के कर्तव्यों का दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन सापेक्ष सत्यनिष्ठा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है। और एक होती है निरपेक्ष सत्यनिष्ठा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। निरपेक्ष सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं,
समझौते का पूरी तरह से रिजेक्शन। मेरा जो पद है उस पद के अनुरूप ही कार्य मुझे करना है, चाहे किसी भी प्रकार का दबाव आए, चाहे मुझे बर्खास्त होना पड़े, लेकिन मैं अपने ड्यूटीज के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो अगर कोई अधिकारी वास्तव में इंटीग्रिटी रखता है, सत्यनिष्ठता का पालन करता है, तो इसका एकमात्र मूल्यांकन हो सकता है कि उसने अपने जीवन काल में कितनी बार समझौता किया है या कितनी बार नहीं किया है। अगर उसने समझौते की संभावना को रिजेक्ट कर दिया है तो हम मान सकते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से सत्यनिष्ठ है। और जब व्यक्ति इंटीग्रिटी रखता है तो इंटीग्रिटी रखने का परिणाम क्या होता है? ऐसा ही व्यक्ति करेज ऑफ कन्विक्शन यानी साहसपूर्ण दृढ़ता, तब वह किसी भी अपने सीनियर मोस्ट अधिकारी प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को दृढ़ता से जवाब दे सकता है, उनकी बातों का विरोध कर सकता है। कमिटमेंट यानी जो उसने अपने पद के साथ ड्यूटी तय की है कि मुझे ये कार्य करना है टाइमली, तो वो कर सकता है। परसिवरेंस अध्यवसाय, लंबे समय तक वह गलत व्यक्तियों के दबाव को रिजेक्ट कर सकता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो बना सकता है। सेवा की भावना को वो आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रांसपेरेंट होगा और जो कार्य किए उसके प्रति अकाउंटेबल माना जाएगा। तो सत्यनिष्ठा रखने से इस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तभी आप पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आप जवाब दे सकते हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले तो देन आप इन चारों पेपर्स को, जीएस के चारों पेपर को 3 से 4 महीने का समय लेकर के आप आना, कांटेक्ट करना, और पूरे कमिटमेंट के साथ हम इसको पूरा आपको तैयार करके देंगे। और श्योर पर्सनली मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा कि 4 से 6 महीने की तैयारी में इंक्लूडिंग ऑप्शनल हिस्ट्री आपका आईएएस मेंस क्लियर हो जाएगा। टॉप आप स्कोर करोगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आईएएस मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दी गई हैं, तो देन आप उसको विजिट करें, उसको देखें और अपने लिए जो जरूरी चीजें आप उनको देख सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स को क्रैक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना होता है, लेकिन आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी के लेवल को जांचने के लिए हमने 30 से 40 टेस्ट पेपर फ्री दिए हुए हैं, तो देन आप उनको सॉल्व कीजिए, उनको चेक कीजिए। सो मैनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पर दी गई है। ठीक है, थैंक यू।